Today we are conducting a class on a clinical panchkarma. Already Paman, Virechan, Basti, Purv Karma, Nasyam, Pradhan Karma का चैप्टर भी अब तक कंप्लीट है एक्सेप्ट सीरा विद्या एंड पूरब कर्म में ऑलरेडी सारा ही कंप्लीट है. नाउ वी आर गोइंग टू द एडवांस पंचकर्मा क्लासेस में. क्लिनिकल पंचकर्मा, जब भी पेशेंट आता है क्लिनिकल पर आपके पास पंचकर्म का, तो हाउ यू कैन टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड वर्क ऑन दैट ऑन अ डिफरेंट डिजीजेस. पंचकर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पेशेंट का पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ को चेक करना है. स्टाफ नृत्य में ये मेंशन किया गया है दैट इज अ दोष धातु मला. वी हैव टू चेक द दुष्याद. दुष्याद में हमने धातु और टिश्यूज को देखना है. मला को चेक करना है उसकी देश. देश का मतलब यहाँ ह्यूमन बॉडी से दिया गया है कि वो कौन से देश में रिजाइड. सात्मत्या क्या है? नेक्स्ट इज द बला ऑफ द पेशेंट, दैट इज द स्टेमिना ऑफ द पेशेंट. काला is a season. Ahara of the patient, different stage of the agni. Patient की अग्नि कौन से स्टेज में है? भीष्माग्नि, जाठराग्नि. The condition of the agni, digestive fire, उसका प्रकृति ऑफ द पेशेंट, जो प्रकृति एनालिसिस से हम चेक करते हैं वात पित्त कफ प्रकृति अकॉर्डिंग टू द चार्ट. नेक्स्ट इज द वया. वया इज द एज फैक्टर. द पेशेंट इज चाइल्डहुड में है, एडल्ट है या ओल्ड एज में है. दशविधा परीक्षा के अंदर ये सभी चीजें आती हैं. सेटअप ऑफ द पेशेंट, वी हैव टू चेक द माइंड स्टेबिलिटी. समटाइम पेशेंट जो होता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होता है, तो उसमें उसका जो बॉडी से लड़ने का फिनोमिना होता है, सेटअप होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है. नेक्स्ट इज द साथ में इज दैट कि फूड क्या जियोग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंग वो क्या खाना ज्यादा पसंद करता है. चावल ज्यादा डिपेंड अपॉन द साथ में ऑफ द पेशेंट. देन नेक्स्ट इज द आहारा. आहारा इज द डाइट. डे टू डे की डाइट क्या है पेशेंट की? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू ऑल, यू ना? यस मैम. ओके, थैंक यू डॉक्टर. यस, तो नेक्स्ट वी हैव टू चेक दैट कि पेशेंट का सात्म्यता क्या है, उसका फूड इनटेक क्या है, आहार क्या ले रहा है. देन द डिफरेंट फिनोमिना एंड स्टेट. पेशेंट की उसकी अवस्था, दोषा की अवस्था क्या है, मतलब साध्य है, असाध्य है, याप्य अवस्था में है. मतलब पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि उसको 1 ईयर से डिजीज है, ये 5-6 सालों से डिजीज है. दैट डिपेंड अपॉन द अवस्था ऑफ द कंडीशन ऑफ द डिजीज. देन माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, हमने सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करनी है पेशेंट की. देन कम्स टू द डिजीज, उसका निदान देखिए, उसका संप्राप्ति को देखिए. बिकॉज जब भी हमने ट्रीटमेंट करना प्लान करना है तो संप्राप्ति विघटन चिकित्सा देनी है. तो विदाउट असेसमेंट ऑल दिस पैरामीटर्स, दशविधा परीक्षा किए बिना हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट्स को प्लान नहीं कर सकते. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जर्व करने हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की असेसमेंट की जाएगी. देन वी कैन प्लान फॉर द ट्रीटमेंट. पंचकर्म में जब भी हमने पेशेंट को प्लान करना है, हमने सीजन वेरिएशन, जो ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, सीजनल वेरिएशन पे पंचकर्मा प्रोसीजर को किया जाता है. वसंत ऋतु में वमन देना है जो अभी चल रहा है. शरद ऋतु में विरेचन को प्लान करना है. वर्षा ऋतु में हमें बस्ती को प्लान करना है. हेमंत, बहुत ज्यादा ठंड का सीजन है, उस टाइम हमें स्टीम को प्लान करना चाहिए, नाड़ी स्वेदन देना चाहिए या पेशेंट को स्टीम चैम्बर में स्वेदन देना चाहिए. बट इन केस ऑफ समर, जो भी आने वाला टाइम है, जून मई जून में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम अगर हम स्टीमर में कई बार पेशेंट को बिठाते हैं तो पेशेंट कैन बी बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर की वजह से उसको गिडीनेस होना, कन्वल्जन्स होना, ऐसा हो सकता है. तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस टाइम हमें पेशेंट को स्वेदन अगर करवाना है तो ओपन पत्र पोटली स्वेदन को चूज करना चाहिए या नाड़ी स्वेदन को चूज करना चाहिए. सॉरी. तो नाड़ी स्वेदन को हमें चूज करना है. नेक्स्ट, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, प्रावट ऋतु में नस्यम का विधान दिया गया है, जो चार्या ने मेंशन किया है.
प्रतिमर्श नस्यम तो हम रेगुलर कर सकते हैं, डेली दे सकते हैं पेशेंट को, बट अगर इन केस ऑफ मर्श नस्यम के लिए हमने प्लान करना है तो इस ऋतु के अनुसार ही हमें पेशेंट को नस्यम प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है पंचकर्म में जिनको हम नित्य रेगुलर बेसिस पे हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। वो जो प्रोसीजर है दैट इज अंजना। अंजन आई जिसको कॉलेरियम बोला जाता है, आई डिजीजेस में अंजन प्रैक्टिस किया जाता है, तो अंजन आप पेशेंट को रेगुलर दे सकते हो। धूमपान छोटा प्रोसीजर है, ओपीडी लेवल का प्रोसीजर है, पेशेंट को ओपीडी लेवल पे भी दिया जा सकता है। धूम्रपान धूमवर्ती से दिया जाएगा, जिसमें कास श्वास की डिजीजेस में, ईएनटी से रिलेटेड डिजीजेस में, तो डिफरेंट टाइप ऑफ तीक्ष्ण धूमवर्ती, स्नेक धूमवर्ती से धूमपान जो है वो प्रैक्टिस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अ गंडूश। आप एडवाइस कर सकते हो या ओपीडी लेवल पे भी आपने करवाना है तो स्नेही का गंडूश और कषाय का गंडूश करवाया जाता है। कषाय के गंडूश में आप त्रिफला कषायम का या ल्यूकवार्म वाटर में हल्दी डाल के गंडूश करवा सकते हो। ऑयल का गंडूश करवाना है माउथ की is beneficial for oral cavity diseases, माउथ अल्सर्स है या टूथ डिके हो रहा है पेशेंट का, उस कंडीशन में भी इरीमेदादी के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं गंडूश में। नेक्स्ट इज करण पूरण। करण पूरण जो है वो थ्रू आउट द ईयर किया जा सकता है। करण पूरण में पेशेंट को एक साइड पे लेटा के उसके ईयर्स पे ड्रॉप टू ड्रॉप करना है करण पूरण के लिए। अब करण पूरण में भी जो मेडिसिन यूज की जाती है इसमें क्षार तेल, पेशेंट को बाधीर्य है तो कषार तेल के बहुत अच्छे रिजल्ट है। करण पूरण का एक चैप्टर आई विल डिस्कस some other classes. नेक्स्ट इज अभ्यंगम। अभ्यंगम थ्रू आउट द सीजन जो है प्रैक्टिस किया जा सकता है। प्रतिमर्श नस्यम, मर्श और प्रतिमर्श नस्यम, आई एक्सप्लेन यू, प्रतिमर्श नस्यम कभी भी दिया जा सकता है। नाउ वी कैन डिस्कस, दिख रही होगी जो रेगुलर ओपीडी लेवल पे हमारे पास पेशेंट आती है। पंचकर्म इज वेरी बेनिफिशियल इन ओबेसिटी सोथोलिक विकारास में। पर हमें किस टाइप के पंचकर्म को प्रैक्टिस करना है? देखो जहां पे भी सोथिल्य की बात हम कर रहे हैं, हमें आम बात लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को देखना होता है, इसमें लेखनीय ट्रीटमेंट करना है, रिजुविनेटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर हम रेगुलर उसको अभ्यंगम देते हैं किसी भी पेन ऑयल से, महानारायण या देते भी नॉट गेटिंग द रिजल्ट, तो सोथिल्य के केस में जब भी आपने अभ्यंगम देना है तो उसमें लवण ऑयल का विज्ञान दिया गया है। आप प्लेन तिल ऑयल में नमक, सैंधव नमक डाल के उसको बॉईल करके भी ऑयल बना सकते हो, या लवण तेल से अभ्यंगम दिया जाता है। तो जो जहां पे सोथिले की बात हम कर रहे हैं दैट इज वहां पे रूक्षण चिकित्सा देनी है। हमें पेशेंट को उद्वर्तनम कराना है। उद्वर्तनम मिनिमम ऑफ 7 डेज पेशेंट को उद्वर्तनम करवाना चाहिए। उसके बाद रूक्षण चूर्ण पिंड स्वेदन देना चाहिए। और लेखन बस्ती, लेखन बस्ती में स्ट्रॉन्ग बस्ती दी जाती है। लेखन बस्ती में जब हम इसमें यूज करेंगे शिलाजीत, इसका मेन इंग्रेडिएंट है, यूज किया जाता है, गोमूत्र यूज किया जाता है, जो तीक्ष्ण होने के कारण बॉडी में से मल को भी स्क्रैप करेगी और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी करेगी। तो ओबेसिटी की कंडीशन में जो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, वी हैव टू चूज आम अबात लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें रूक्षण चूर्ण पिंड स्वेदन उद्वर्तनम एंड लेखन बस्ती देंगे। नेक्स्ट डिजीज है अम्लपित्त। जो रेगुलर ओपीडी में आपके पास पेशेंट आते हैं एसिडिटी के, तो एसिडिटी के पेशेंट में वी कैन प्लान फॉर द पिच्छा बस्ती के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं, या पहले पेशेंट को वॉमन दीजिए फिर विरेचन के लिए प्लान कीजिए। डायरेक्ट विरेचन के लिए प्लान नहीं करना है, इसमें वॉमन करने के बाद ही विरेचन को प्लान करना है। परिणाम शूल, पेशेंट इज हैविंग ए पेप्टिक अल्सर है, उसको उस कंडीशन में हमें बस्ती को प्लान करना चाहिए और साथ में शिरोधारा को प्लान करना चाहिए। आई विल शो यू सम केस स्टडीज जो गवर्नमेंट में पेपर्स गए हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स ने उस पर रिसर्च करी है। एनसीबीआई की रिसर्च है एक, अकॉर्डिंग टू शोथिल्य। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओबेसिटी। पेशेंट अगर ओबेसिटी से आता है और उसको साथ साथ में पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को कैसे रिकवर करना है। वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल शेयर द स्क्रीन।
Yes. This is a case study. Patient is having ओबेसिटी की कंडीशन में जब भी हमने पंचकर्म को प्लान करना है तो उसको हम किस तरह से प्लान करें. जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में ये पब्लिश हुआ है पेपर. इंटीग्रेटिव थेरेपी अप्रोच द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी एसोसिएटेड डिजीजेस. पेशेंट ओबेसिटी का आया है हमारी ओपीडी में, तो हाउ वी कैन सिग्निफिकेंट उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे नोट आउट करके वी कैन डील विद द पेशेंट. इन द केस स्टडी पेशेंट इज was suffering with a multiple joint pain. आमावात कंडीशन में था पेशेंट, मल्टीपल जॉइंट पेन थी, विद ब्रेथलेसनेस था, श्वास था, जैसे स्टेयर्स पे क्लाइंब करता है, हैविंग मोर प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, सच एज स्लीप डिस्टर्ब है, अनिंद्रता है, पेशेंट को पुअर डाइजेशन हिस्ट्री है. ट्रीटमेंट में वाज एम्ड विद द साइको फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द पेशेंट को देख के वी कैन प्लान पंचकर्मा थेरेपी प्लान करेंगे, जैसे जस्ट लाइक स्नेहन, स्वेदन एंड विरेचन. सौथिल्य में हमें पेशेंट को नित्य विरेचन के लिए प्लान करना चाहिए. द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे हमने पेशेंट को देना है, सबसे पहले आप दीपन पाचनीय ड्रग्स दीजिए. त्रिकटु चूर्ण से आप स्टार्ट करें विद शहद के साथ, और अग्नितुंडी वटी आप दे सकते हैं, एक एक गोली सुबह शाम. आफ्टर दैट पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसको नित्यम उद्वर्तनम, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उद्वर्तनम है. आमावात की कंडीशन में भी और लेवल में पेशेंट को पेन बढ़ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में रुक्षता बढ़ती है, वायु बढ़ता है. उद्वर्तनम देने के बाद उद्वर्तनम यू कैन यूज कोल कुल्थादी चूर्ण को उद्वर्तनम में यूज किया जा सकता है. कोल कुल्थादी प्लस हल्दी और त्रिफला, इन तीनों ही पाउडरों को मिक्स करके भी उद्वर्तनम किया जा सकता है. सो उद्वर्तनम के लिए वी नीड रिक्वायरमेंट ऑफ 200 ग्राम ऑफ पाउडर. पेशेंट को कंटिन्यूअसली 7 डेज तक उद्वर्तनम प्लान करना चाहिए मिनिमम, क्योंकि वी हैव टू वर्क ऑन ए मांस धातु और मेद धातु. तो मांस धातु और मेद धातु तक ड्रग्स को पहुंचाने के लिए 45 मिनट्स 45 मिनट लगातार उद्वर्तनम होना चाहिए पेशेंट का, और कंटिन्यूस फॉर द मिनिमम ऑफ 7 डेज तक हमें उसको उद्वर्तनम देना है. Then patient is advised to the yoga posture to improve the flexibility and the movement of the joint. अब पेशेंट की जो केस स्टडी है इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स थी, that was obesity is defined and abnormal excessive fat accumulation in the body with the health of the individual. Sorry, I am having a throat infection, not able to speak in a proper way. Patient is suffering with the जो उसकी कंडीशंस है पेशेंट की, इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल, जब भी पेशेंट इज हैविंग मल्टीपल जॉइंट पेन, नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स, तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है. उस कंडीशन में जब भी हम पंचकर्म को अप्रोच करते हैं तो पेशेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना जाए, उसकी बॉडी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है, तो हमें जो थिंक करना चाहिए दैट इज मांस वासरोतस पे मेन फोकस करना है. सेकेंड केस है, इस पेशेंट को रेस्पिरेशन का डिस्ट्रेस है, इसलिए हमारा जो मेन क्राइटेरिया रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करना है, एंडोक्राइन सिस्टम को कवर करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करना है. तो इन चारों ही पॉइंट्स को लेके वी कैन प्लान फॉर द ट्रीटमेंट. इन दिस केस हिस्ट्री में पेशेंट वाज हैविंग ए ओबेसिटी एंड हैविंग आमावात एंड श्वास, 3 डिजीजेस कॉम्बाइंड हो रही है पेशेंट को ओबेसिटी है, वेट हाई है, मल्टीपल जॉइंट पेन है जो आमावात के लक्षण है, और श्वास के कंडीशन है पेशेंट की. तो इस कंडीशन में जब भी हमें ट्रीटमेंट प्लान करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल केस हिस्ट्री, पेशेंट की एज जो है दैट इज 54 ईयर. 54 ईयर्स इटसेल्फ इज ए बात कारक. जरावस्था में है, वायु एग्रीवेटेड है, पेशेंट इंडियन है, नॉन स्मोकिंग, नॉन एल्कोहलिक, फीमेल है. बिकॉज अगर पेशेंट इज हैविंग ए स्मोकिंग हिस्ट्री, तो उसकी जो या अल्कोहलिक है, तो इंटरनल सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम बहुत ही डाउन चला गया होगा. तो पेशेंट इज नॉन स्मोकिंग है, नॉन एल्कोहलिक है और फीमेल पेशेंट है. तो आयुर्वेदा पंचकर्मा सेशन में
इसको हम किस तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट का प्लान करेंगे। द पेशेंट इज कंप्लेंट ऑफ सीवियर मल्टीपल जॉइंट। फर्स्ट जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें जो हम मेंशन करेंगे, पेशेंट हैड कंप्लेंट ऑफ सीवियर मल्टीपल जॉइंट्स पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, inability to climb the stairs, and extreme difficulty in walking due to obesity. The patient was suffered from stress-related complaints such as sleep disturbance or poor digestion due to highly stressful job. अब पेशेंट वर्किंग है, इस केस स्टडी में पेशेंट वाज वर्किंग, तो हमें ऑक्यूपेशन हिस्ट्री जब लेते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट कि उसका जॉब ऑक्यूपेशन कैसा है, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, फिजिकल वर्क ज्यादा है, मेंटली वर्क ज्यादा है। According to that, the patient was suffering from stress-related complaints such as sleep disturbance, अनिद्रता है, poor digestion है, highly stressful job है उसकी, irregular food habit है, patient is not taking food in a proper time. That is also the karan of disturbance in the Jatra Agni. This lead to the formation of the ama and vata disturbance. When we are taking the history of the diet, इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि पेशेंट का आमावस्था में है अगर, तो कितना लेवल उसका है, हाउ मच उसको निरामावस्था में लाने के लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा। और पेशेंट की हिस्ट्री जब देखते हैं, पेशेंट हाइपोथायरॉइडिज्म है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सच ड्यूरेशन का पेशेंट वाज हाइपोथायरॉइड मेडिकेशंस, पेशेंट ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है हाइपोथायरॉइडिज्म की, B12 के सप्लीमेंट ले रहा है, रिसेंटली स्टार्ट किया है उसने एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जिसमें taking the anti-inflammatory medicines, relief from the inflammation of the joint. The case was subsequently admitted to the problem. The case सबसे पहले हम किया is not taking a proper food at a proper time. तो जो फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी वो हम ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को स्नेहन स्वेदन देंगे, देन वी कैन प्लान फॉर द बस्ती, जिसमें हम वितरण बस्ती को प्लान करेंगे। तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इस वो करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। जब पेशेंट को क्लिनिकल इवेंट्स देखेंगे, फर्स्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, 1994 में पेशेंट को अस्थमा का अटैक आया और अस्थमा को डायग्नोस किया गया। उसके बाद 2012 या पेशेंट की केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 94 में उसे अस्थमा का डायग्नोसिस हुआ था। आफ्टर दैट 2012 में डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म हुआ, देन ऑनसेट ऑफ सडन एब्डोमेन पेन एंड ट्रैकीकार्डिया। आफ्टर दैट जब यूएसजी करवाया गया उसका 2016 में, तो यूएसजी डन, patient was having a abscess was diagnosis and avoid stress and heavy work, take rest for the 2 week, उसकी जो पीछे की हिस्ट्री आ रही है। देन द असेसमेंट जब पेशेंट का किया गया, देयर इज अ रिलीफ ऑफ द, सबसे पहले उसका जो थायराइड लेवल TSH T3 T4 लेवल को नॉर्मल रेंज में लाया जाएगा। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस यू कैन परफॉर्म, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन जो हुआ उसके अकॉर्डिंग उसका LFT हुआ, ब्लड शुगर लेवल हुआ, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का टेस्ट हुआ, HbA1c वाज नॉर्मल बट RA फैक्टर पेशेंट का पॉजिटिव है। सो ट्रीटमेंट जो प्लान किया गया, पेशेंट इज C reactive protein was
प्रोटीन पॉजिटिव है पेशेंट का, उस कंडीशन में वी हैव टू ट्रीट विद द आमवात लक्षणास के अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब हम उसमें लेखन या वितरण बस्ती देते हैं तो उस बस्ती से भी वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। सो देयर इज अ केस जिसको we have to किस उस पेशेंट को कैसे ऑब्जर्वेशंस में लिया गया थ्रू द डॉक्टर्स, देन दे हैव टू उन्होंने सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल पेन को रिड्यूस किया। पेशेंट को पेन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को वी कैन प्लान फॉर द अभ्यंगम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उद्वर्तनम 7 डेज का प्लान किया है। जैसे ही उद्वर्तनम देंगे, पेशेंट कंप्लेन की उसको थोड़ा सा पेन ज्यादा बढ़ रहा था, तो उस कंडीशन में वी कैन हम उसको अभ्यंगम दे सकते हैं, 1 या 2 विद लवण ऑयल के साथ अभ्यंगम प्लान करेंगे। नेक्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट होगी, देन पेशेंट को मसाज ऑन द फिट अप टू द नी जॉइंट, देन वितरण बस्ती। पेशेंट को जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जाएगी, वितरण बस्ती दी जाएगी। नेक्स्ट जब थर्ड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट जो पेशेंट का प्लान होगा, उस पेशेंट में वितरण बस्ती जब भी हम प्लान करते हैं, इसको भी 4 to 5 या मैक्सिमम 7 डेज तक ही प्लान किया जाता है, इससे ज्यादा वितरण बस्ती नहीं दी जाती। वितरण बस्ती इटसेल्फ इज द तीक्ष्ण बस्ती की तरह काम करती है। इसमें गुड़ और चिंचा को मिक्स किया जाता है, इमली को और गुड़ को मिक्स करके इसका प्रोसेस किया जाता है, और लास्ट में गोमूत्र डाला जाता है। तो इसमें जो गोमूत्र है वो तीक्ष्ण उष्ण गुण होने के कारण इट कैन क्रॉस द हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अबव तक जाती है। वितरण बस्ती बहुत तीक्ष्ण होती है। जब पर रेक्टम से इसमें डाला जाता है तो डोज भी जब हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम 240 ml तक हमें बस्ती को पेशेंट को देना चाहिए। कुछ डॉक्टर इससे ज्यादा क्वांटिटी में भी देते हैं, बट उससे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस पेशेंट के बढ़ जाते हैं। तो जब भी वी हैव टू प्रैक्टिस इन ए सेफर साइड की जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट की, तो वितरण बस्ती के लिए प्लान करना है तो 240 ml तक ही हमें बस्ती को प्लान करना चाहिए पेशेंट को। इसमें भी मध्यम और तीक्ष्ण बस्ती को प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो पेशेंट इज हैविंग ए उसको मल्टीपल जॉइंट्स पेन है, इसलिए हम वितरण बस्ती के लिए पेशेंट को प्लान करेंगे। और जब लास्ट में इसकी केस स्टडी का रिजल्ट आता है, देयर इज इंप्रूवमेंट इन द लंग फंक्शन, क्वालिटी ऑफ द लाइफ, फंक्शन कैपेसिटी फॉर द 3 वीक्स। 3 वीक तक लगातार आयुर्वेदिक पंचकर्मा एंड योगा थेरेपी पेशेंट को इंडिकेटेड दिया गया। अब इन द अर्ली स्टडी इंडिकेटेड आर द ओबेसिटीज एसोसिएटेड विद द वेरियस फंक्शन साइकोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन थी, स्लीप डिस्टर्बेंस था, ब्रीथिंग हो रही थी, एपोनिया था, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स थी, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट जब हम प्लान करते हैं वितरण उद्वर्तनम विद वितरण बस्ती, देन वो हेल्प करता है उसके मेटाबॉलिज्म को सही करने के साथ साथ आमा जो एसोसिएटेड हो रहा है उस आमा को रिड्यूस करेगा और पेशेंट जो है रिकवरी उसकी फास्ट हो जाएगी। तो अगर आपके पास ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं, थिंक अबाउट द रूमेटिक आर्थराइटिस की तरह, आप उसको आमवात समझ के आमवात की तरह ही वी कैन ट्रीट। अपतर्पण जन्य ट्रीटमेंट हमें प्लान करना है इस कंडीशन में पेशेंट का। अगर पेशेंट को एक्सट्रीमली जॉइंट पेन हो जाता है, या पेशेंट को हैविंग है कोई रिसेंट इंजरी की हिस्ट्री अगर दे रहा है, देखिए जब भी इन केस ऑफ ट्रीटमेंट हम प्लान कर दिया पेशेंट को और पेशेंट को एकदम से पेन बढ़ गया, तो हमें जो सेकंड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट की हेल्प लेनी चाहिए, उसमें हमें लेपम की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को उद्वर्तनम दे रहे हो, उद्वर्तनम देते उसको नी जॉइंट्स में पेन बढ़ गया, या उसको पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जहां पे उसको पहले पेन था और वो उद्वर्तनम देते ही ज्यादा एक्सेसिव हो गया, तो उस कंडीशन में समदोषा समा धातु सामग्री दोष धातु और अग्नि के लेवल को समावस्था में लाना है हमें। बट जो लोकल ट्रीटमेंट है उसको पेशेंट की पेन को सबसाइड करना पड़ेगा। तो विद जब भी हमें इस तरह की कंडीशंस आती हैं नॉर्मल ओपीडीज में, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को लेप प्रैक्टिस करना चाहिए। जिस पर्टिकुलर एरिया पे उसको पेन बढ़ रहा है वहां पे लेप एडवाइस कर दीजिए। लेप में कोटम चुकादी का लेप लगाया जा सकता है, जटा में आदि का लेप लगाया जा सकता है, कोलकुल थादी का लेप लगाया जा सकता है,
अगर पेशेंट को स्वेलिंग है तो पुनर्नवादी का लेपम लगाया जा सकता है, या दशांग लेप और हड़जोड़ के लेप को मिक्स करके भी लगाया जा सकता है। तो लेप विल सेकंड चॉइस, जो एक अच्छा रिजल्ट जो है हमें पेशेंट में मिल जाता है। जब भी हम सौतल्य की चिकित्सा कर रहे हैं, सेकेंड हमें मस्कुलोस्केलेटल पेन अगर पेशेंट को है तो उस पेन को हमें रिड्यूस करना है पेशेंट को। तो मिनिमम ऑफ 3 वीक्स तक हम पेशेंट के ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करेंगे। 1 वीक में रिजल्ट नहीं मिलता है पेशेंट को, तो मिनिमम ऑफ 3 वीक्स आप पेशेंट की प्लान करिए ट्रीटमेंट। और सौतल्य के केस में हमें पेशेंट को डाइट मैनेजमेंट, ओरल मेडिसिन विद पंचकर्मा, इन तीनों चीजों पे जब हम फोकस करवाएंगे तभी वी कैन गेट द रिजल्ट। बिकॉज जब हम उसको पंचकर्म थेरेपीज दे रहे हैं तो दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द उसके दोषा जो एग्रीवेट हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और पेशेंट के हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उद्वर्तनम देंगे। उद्वर्तनम के बाद वी कैन प्लान द स्ट्रीम, देन वितरण बस्ती के लिए हम पेशेंट को प्लान करेंगे। So large number of the patient was suffering with the obesity persistent are finding in the new case, some cases. तो जब भी हम किसी पेशेंट की केस स्टडी को बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो मेन पैरामीटर्स है, दैट इज द बेसिक चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट, एसोसिएटेड कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट, रिपीटेड सिम्टम्स। उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट को प्लान किया जाए। दे कैन रिड्यूस उससे स्टेप बाय स्टेप, जब भी हम पेशेंट के ट्रीटमेंट्स को प्लान करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्लान करेंगे, सो इट विल गिव द रिजल्ट टू द पेशेंट। हमें स्टार्टिंग में दीपन पाचन देना है, देन वी कैन प्लान फॉर द सेकेंड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट, देन थर्ड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट डिजीज जो है, दिस इज अ वेरी ब्रीफ अबाउट द ओबेसिटी। ओबेसिटी को जब भी आपने ट्रीट करना है पेशेंट को रूक्षित पिंड स्वेदन देना है, लेखन बस्ती एडवाइस करनी है, डाइट मैनेजमेंट करना है, योगा मैनेजमेंट करना है। सो ऑल दिस जब कॉम्बिनेशन में करेंगे देन ओनली इट विल गिव द रिजल्ट। नेक्स्ट इज द अमल पित्ता। अमल पित्ता इज द एसिडिटी। अमल पित्त में मैंने बताया पहले वमन देंगे देन विरेचन देंगे। नेक्स्ट डिजीज इज अ परिणाम शूल, जो रेगुलर ओपीडी में आती है, दैट इज द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में जो बस्ती प्लान की जाती है वो पिच्छा बस्ती प्लान की जाती है, ये क्षीर बस्ती प्लान की जाती है। इस कंडीशन में हमें शिरोधारा क्यों देनी है? बिकॉज जब पेशेंट आईबीएस से प्रॉब्लम है उसको, या पेप्टिक अल्सर्स की प्रॉब्लम है, उसका डाइजेशन सही नहीं है, पित्त एग्रीवेटेड है, तो हमें मेटाबॉलिक सिस्टम को सही करना है। तो जब हम पेशेंट को रेगुलर शिरोधारा देते हैं, आई वाज हैविंग ए केस, पेशेंट को वॉमिटिंग थी और उसका वॉमिटिंग सेंसेशन, नोजिया रहता था, नोजिया विद वॉमिटिंग, कुछ भी खाने के बाद उसको बार बार वॉमिटिंग हो जाता था। बहुत सारे डॉक्टर एम्स से बुक करवा के आए थे ट्रीटमेंट, डोम पेरिडोन, ये सब कुछ इंजेक्शन उसके रेगुलर चल रहे थे। ऑलमोस्ट 1 ईयर से शी वाज सफरिंग विद द वॉमिटिंग, कुछ भी खाती है वॉमिट हो जाता है जी उसको, लिक्विड डाइट में भी वॉमिट हो रहा था पेशेंट को। उस पेशेंट को हमने सबसे पहले मयूर पिच भस्म शहद के साथ दिया। 1 या 2 सेटिंग, मतलब उसको स्टार्टिंग में जब मयूर पिच भस्म शहद के साथ दिया गया, 2 to 3 डेज रेगुलर दिन में 4-4 बार उसको टंग के ऊपर सक करने के लिए बोला गया, चाटने के लिए। तो पेशेंट वाज रिकवर ओनली फॉर 10%। जैसे वो 1 मील ले रही है तो उसको वॉमिट हो रहा है, नेक्स्ट उसको लिक्विड दिया और विद इन 5 to 10 मिनट्स के बाद फिर दोबारा से उसको वॉमिट हो रहा था। उस कंडीशन में डाट्राग्नी, सब चीजें, वो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पेशेंट already took basti and all the treatments from different doctors. Then lastly I planned for the शिरोधारा। पेशेंट को नील ओरली कर दिया, उसको विद द हेल्प ऑफ आईवी फ्लूइड्स के साथ हमने कुछ दिन के लिए रखवाया, पेशेंट को आईवी फ्लूइड दिया और शिरोधारा दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बस्ती का ट्रीटमेंट भी वो ले चुकी थी, कहीं किसी डॉक्टर से लेके आई थी, बट उसका वॉमिटिंग जो था वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो उस कंडीशन में हमने जो मेन ट्रीटमेंट दिया उसको, दैट इज शिरोधारा, उसके मेंटल लेवल को रिकवर किया विद ब्राह्मी एंड बला ऑयल। ऑलमोस्ट 28 डेज रेगुलर उसको शिरोधारा दिया गया। आफ्टर 28 डेज पेशेंट को धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप उसकी डाइट को इंक्रीज किया,
फर्स्ट पेशेंट को जूसिस पे रखा, उपवास चिकित्सा की तरह उसको पहले जूसिस पे रखा गया, उसके बाद दलिया दलिया खिचड़ी, दिन में सिर्फ एक मील ही दिया गया, और जिस भी मील को हम दे रहे थे उस मील से पहले पेशेंट को मयूर पिच भस्म और कामधुद रस मोती युक्त इन दोनों को पीस के उसके टंग पे चटवाते थे। आफ्टर दैट पेशेंट को जो भी कुछ भी लिक्विड देना है खाने को वो दिया गया। 28 डेज लग गए। आफ्टर द 28 डेज पेशेंट रिस्पॉन्ड, उसने रिस्पॉन्स किया और डाइट जो है वो धीरे 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 नॉर्मल डाइट पे, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ 2 मंथ्स के बाद वो नॉर्मल डाइट पे आया। So in case of a peptic ulcer परिणाम शूल we add the मुलट्ठी पाउडर also, मुलट्ठी पाउडर को भी उस पे ऐड किया गया, आम्ल पित्त मिश्रण को भी ऐड किया गया लेटर स्टेजेस में, बट इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग विद एनी ट्रीटमेंट। पिछला बस्ती से भी पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं मिला, बट रिस्पॉन्ड विद द शिरोधारा, बिकॉज क्या है कि वो 1 साल से सफर कर रहा था, उसको एक फोबिया उसके माइंड में जनरेट हो गया था कि मैं कुछ भी खाऊंगा और मेरे को वॉमिट होनी ही है। एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सब टेस्ट हो चुके थे, द पेशेंट वाज डिवेल्प, उसको एक फोबिया डिवेल्प हो जाता है कई बार पेशेंट को कि आई एम टेकिंग, मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे वॉमिट हो जाएगा, तो उसके उस लेवल पे वी हैव टू वर्क। तो इस कंडीशन में जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीजेज आती हैं, पेशेंट किसी भी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को शिरोधारा देके उसके मेंटल लेवल को स्ट्रेस रिलीज करना चाहिए, उसको स्टेबिलिटी में लाना चाहिए, देन बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड जो है पेशेंट आफ्टर सम टाइम करता है। नेक्स्ट डिजीज मैंने यहाँ मेंशन करी है, दैट इज द पक्षाघात, हेमीप्लेजिया। पक्षाघात का जो नॉर्मल पेशेंट आता है, पक्षाघात का जो नॉर्मल पेशेंट आता है, पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक, पेशेंट चल नहीं सकता। अब उस कंडीशन में जब आईपीडी लेवल पे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, क्योंकि पक्षाघात तो विरेचनम, पक्षाघात की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मृदु विरेचन का व्याख्यान दिया है, लगातार उसको मृदु विरेचन देना चाहिए, पेशेंट को स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए। देन अनुवासन बस्ती एंड स्थापना बस्ती, पेशेंट को मृदु विरेचन देने के बाद वी कैन प्लान फॉर द, क्योंकि हेमीप्लेजिया की कंडीशन में पैराप्लेजिया है, पक्षाघात है, ये वात का डिजीज है, वायु अनुबंधित डिजीज है, तो इस कंडीशन में हमें वात का शमन करना है, एंड बस्ती इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर वात। सो अगर आप इसको मॉडर्न की तरफ लेके चलेंगे कि देयर इज एनी क्लॉट और हम इसको डायरेक्ट शिरोधारा नस्यम से ट्रीट कर सकते हैं, बट नहीं रिजल्ट नहीं मिलता। उस कंडीशन में, पक्षाघात के कंडीशन में हमें रेगुलर पेशेंट को विरेचन देना चाहिए, ताकि उसके पाचन को हम सही कर सके, पित्त और वात के दोषास को इक्विलिब्रियम में ला सके। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को मृदु विरेचन, स्थापना बस्ती, अनुवासन बस्ती, स्नेहन और स्वेदन, लगातार अभ्यंगम और स्टीम पेशेंट को देनी चाहिए, तो पैराप्लेजिया और हेमीप्लेजिया के पेशेंट को रिकवरी मिल जाती है। आफ्टर दैट जो सेकंड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप मृदु विरेचन ही देंगे, सेकंड लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट जब आप 1 मंथ का जैसे हमने 15 डेज या 30 डेज का हमने प्लान किया, पेशेंट को 30 डेज का हमने ट्रीटमेंट दे दिया, आफ्टर जब 30 डेज के बाद जो सेकंड सेटिंग हम देते हैं, उसमें आप शिरोधारा और नस्यम, फिर शिरोधारा और नस्यम जो है वो साथ में प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते, ये तो पहले पेशेंट को नस्यम का ट्रीटमेंट दीजिए 7 डेज, आफ्टर उसके बाद उसको गैप दीजिए, 7 डेज का गैप दीजिए, फिर 7 डेज के बाद पेशेंट को शिरोधारा को प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज द लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर हमने पक्षाघात के पेशेंट को प्लान करना है, मृदु विरेचन, स्थापना बस्ती, अनुवासन बस्ती, दीपन पाचन देंगे। कभी भी हमने बस्ती प्लान करनी है तो सबसे पहले पेशेंट को दीपन पाचन जरूर देना है। तो 7 डेज तक पेशेंट का स्नेहन स्वेदन चलेगा, दीपन पाचन विद मृदु विरेचन चलेगा। एरंड ऑयल से दे सकते हो आप, गंधर्वस्तादि एरंडम ऑयल से,